हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में। आज के वीडियो में हम क्लास 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस का। तो वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखना और जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 नंबर यह वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं आज, तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है और इसके दो प्रकार क्या है और 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इसको लिखना है। तो हम लोग देखेंगे पहला यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके बाद दो प्रकार लिखेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो कार्य करने के लिए किसी वस्तु में गतिमान गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कि कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कार्य करने में जिस वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहता है उसे ही हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसका दो प्रकार हो जाएगा, गतिज ऊर्जा एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है, देखिए वस्तु का द्रव्यमान m दिया हुआ है 15 kg। इसके बाद दिया हुआ है वस्तु का वेग यानी कि v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि गतिज ऊर्जा ई के निकालना है। तो इस प्रकार लिखेंगे, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे 1/2 mv², वस्तु का द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। तो देखिए इसको मान पुट कर देंगे, 1/2 m का मान 15 हो जाएगा और v² है, v का मान 4 पुट कर देंगे। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 15 से गुना करेंगे, 15 से 4 गुना करेंगे, इसके बाद 2 गुना करेंगे तो आपका 15 4 60 हो जाएगा, 60 2 गुना आपका 120 जूल आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं 60 गुना 2 120 जूल। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 120 जूल इसका आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से लिखिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है। यानी कि सामान्य मनुष्य कितने कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है और किसी ध्वनि से स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है और 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रयास क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 के हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। के मतलब 1000 होता है, इसका मतलब 1000 होता है। तो ये भी लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 के हर्ट्ज है। तो फिर आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति इतना है कि 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा, इसका न्यूमेरिकल दिया है। तो देख लेते हैं हल। तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। 100 हर्ट्ज मतलब होता आवृत्ति में 1/, आवृत्ति मतलब कुल दोलनों की संख्या। तो 1 सेकंड में जितना 1 सेकंड में जितना आवृत्ति दोलनों की कुल संख्या उसको ही आवृत्ति कहते हैं। तो 100 हर्ट्ज को 100 सेकंड लिख सकते हैं, 1/100 सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में जितना दोलन की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो 100 हर्ट्ज है इसलिए 100 सेकंड लिख देंगे। तो 1 सेकंड में बोल रहा है, 1 सेकंड में कंपन है 100। तो समय 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, इसलिए 60 सेकंड हो जाएगा। तो 60 सेकंड में कंपन क्या हो जाएगा, 60 सेकंड में कंपन हो जाएगा कि 100 गुना 60 बराबर 6000 आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में 6000 कंपन करेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए आप पहले लिखिएगा गुण, इसके बाद इलेक्ट्रॉन, इसके प्रोटॉन, इसके बाद न्यूट्रॉन। तो संकेत में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन E- होता है, E नेगेटिव, प्रोटॉन में P+, इसके बाद न्यूट्रॉन में 0 आवेश होता है, N0। इस प्रकार आप लिख दीजिएगा, पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आवेश से करेंगे, आवेश तो इकाई ऋण आवेश होता है +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम और इकाई धन आवेश होता है इसका ये -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम और इसका जो होता है N0 यानी कि आवेश रहित होता है। ये क्या होता है, आवेश रहित होता है न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में 9.108 गुना 10⁻31 kg और प्रोटॉन में बात करें तो 1.672 गुना 10⁻7
10 kg इसका हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का बात करें तो 1.6 72 गुना 10 का पावर माइनस 27 kg इसका सेम होता है, लेकिन खाली इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग होता है। स्थान की बात करें, स्थान के गुण के बाद की तुलना करें तो नाभिक से बाहर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में ही होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले ए दिया हुआ था फिर बी है, मतलब क्वेश्चन ए देख लिए, अब क्वेश्चन बी देखेंगे, एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक एच डी एवं टी के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध करें। तो इसका आंसर देखते हैं। तो समस्थानिक हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो इलेक्ट्रॉन में 1 होता है, प्रोटॉन में 1 होता है और न्यूट्रॉन में 0 होता है। और ड्यूटेरियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में 1 होता है, प्रोटॉन में 1 और न्यूट्रॉन में 1 होता है। और ट्राइटेरियम में इलेक्ट्रॉन में 1, प्रोटॉन में 1 और न्यूट्रॉन में 2 होता है। आप इस प्रकार लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या करें, मतलब मृदा किस प्रकार निर्माण करता है उसको विस्तृत रूप से वर्णन करना है। तो चलिए आंसर देखते हैं कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया निम्न कारणों से होता है। तो पहला कारण देखते हैं कि सूर्य द्वारा पत्थर गर्म होकर प्रसारित होते हैं और रात ठंडे होने से सिकुड़ते हैं और जिससे उनमें दरार उत्पन्न होकर जिससे पत्थर टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। यानी कि गर्मी के दिन पत्थर गर्म हो जाता है और रात को ठंडा के कारण सिकुड़ जाता है, इतना छोटा हो जाता है। पहले इतना गर्मी के कारण गर्म होता है, फिर इस प्रकार ठंडा होता है तो इस प्रकार छोटा हो जाता है ये पत्थर ही। तो धीरे धीरे इस प्रकार से ये भी पत्थर धीरे धीरे टूट जाता है, अपने टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से पत्थर का निर्माण होता है। दूसरा बात करें तो बहता हुआ जल अपने साथ पत्थरों को बहाकर तोड़ता और आगे निक्षेपित करता है, मतलब बहता हुआ जल भी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और मृदा का निर्माण करता है। तीसरा हो जाएगा तेज हवा से भी पत्थर को तोड़ देती है और जिससे पत्थर टूट कर मृदा का निर्माण करता है। तेज हवा से भी पत्थर टूट जाता है और मृदा का निर्माण करते हैं। चौथा हो जाएगा लाइकेन भी अम्ल का उत्पादन करके पत्थर की सतह को चूर्ण के समान करके मृदा की पतली परत का निर्माण करता है। यानी कि एक लाइकेन पौधा होता है जो एक पत्थर के एरिया में, चट्टान के एरिया में उगता है ये पौधा। तो ये पौधा इस प्रकार से उगता है तो पत्थर को, चट्टान को उसके बीच से तोड़ देता है और धीरे धीरे चूर्ण के समान मृदा का परत निर्माण होने लगता है। इस प्रकार से भी मृदा निर्माण होता है। आखिरी बात करें तो बड़े पेड़ों की जड़ें कभी कभी पत्थरों में बनी दरारों में चली जाती है, दरार को चौड़ा कर देते हैं। यानी कि बड़े पेड़ हैं उसका जड़ जो होता है, उसका जड़ कभी कभी चट्टान को उसके बीच में तोड़ते हैं और फिर मृदा का निर्माण कर देते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मतलब संक्रमण के कारक और उसके बचाव के उपाय लिखें। तो चलिए आंसर देखते हैं। संक्रमण के कारक क्या क्या हो जाएगा। पहला हो जाएगा पौष्टिक आहार और संतुलित आहार का सेवन ना करना, यानी कि संतुलित आहार और पौष्टिक आहार का मतलब भोजन ना करना, उससे भी संक्रमण का कारक बन सकता है। दूसरा हो जाएगा बीमार व्यक्ति से दूरी नहीं बनाए रखना, यानी कि जो बीमार है, जो संक्रामक बीमार है उसके अगर दूर बना के नहीं रखेंगे तो आपको भी, मतलब किसी को भी संक्रमण हो सकता है। तो दूसरा कारण जो बीमार व्यक्ति से दूर नहीं बनाए रखता, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कोरोना, आप लोग को सुने होंगे बहुत। तो तीसरा हो जाएगा स्वच्छता से लापरवाही, स्वच्छता ना करना, इससे भी आपको संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा होगा अपने शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को नहीं बढ़ाना। पांचवा हो जाएगा लैंगिक संपर्क से दूर रहें, इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण के कारण। तो दूसरा देखते हैं कि संक्रमण से बचने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं कि स्वच्छ रहें, स्वच्छता रहें, अपने को स्वच्छ रहें, फिर संतुलित आहार लें, समय समय पर पौष्टिक आहार लेते रहें। दूसरा जगह घर के काम खासकर साफ सफाई करते, दस्ताने पहने। और चौथा जगह टीकाकरण जरूर करवाएं, जिससे संक्रमक से सुरक्षा का निदान पा सकते हैं।
चौथा हो जाएगा अगर आपको बुखार उल्टी दस्त है तो घर में रहे। इस प्रकार से संक्रमण से बचने का उपाय कर सकते हैं। तो कैसा लगे ये वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताना, और जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को जोर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जोर से कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एग्ज़ाम में मचाते रहिए। तो जय हिंद।